स्टूडेंट्स, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था जेनेटिक्स वाला पार्ट कि आनुवंशिकी में मेंडल का क्या योगदान था, क्या मेंडल ने 7 जोड़ी प्रेसी लक्षण निकाले थे। आज अपन देखते हैं उससे आगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना। उद्यान मटर चुनाव के कारण, यानी कहने का मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को क्यों चुना। ऐसी कौन सी विशेष बात थी इस पादप में जिसके कारण से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए इसका चुनाव किया। तो देखो, उद्यान मटर के चुनाव के कारण क्या थे कि सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि उद्यान जो मटर का जो पादप होता है वो कैसा होता है। मटर का पादप छोटा होता है, जिसके कारण से पादप छोटा होने के कारण से इसको कम जगह में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो पादप छोटा होने के कारण से इसको कम जगह में अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि मटर का पादप 1 वर्षीय होता है। पादप कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है। मटर का पादप 1 वर्षीय होने के कारण से इस पादप के परिणामों को प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लो मेंडल कोई बहुवर्षीय पादप ले लेता, तो बहुवर्षीय पादप ले लेता, मान लो खेजड़ी बबू ले लेता, तो अगर उसके जीवन काल की वो स्टडी करनी होती तो मेंडल का खुद का जीवन पूरा हो जाता, उससे पहले उसके प्रयोगों के निष्कर्ष निकाल नहीं पाता। तो इस कारण से मटर का पादप कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है, जिसके कारण से उसके प्रयोग के परिणामों को प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा मटर का जो पादप होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। पादप द्विलिंगी होता है, यानी इसका पुष्प और पादप दोनों, यानी पुष्प कैसा होता है, इसका द्विलिंगी होता है। तो पुष्प द्विलिंगी होने के कारण से इसमें नर और मादा युग्मक एक ही पुष्प में होते हैं, जिसके कारण से इसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। स्वपरागण, तो मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात इसमें नर और मादा युग्मक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, और ये पुष्प बंद होता है। बंद होने के कारण से इसमें प्राकृतिक रूप से कौन सी प्रागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अलावा इस पादप में विपुंसन की क्रिया के द्वारा, यानी विपुंसन करवाकर परपरागण की क्रिया को भी आसानी से क्या करवा सकते हैं, संपन्न करवा सकते हैं। तो विपुंसन के द्वारा परपरागण भी कर सकते हैं, और प्राकृतिक रूप से इसमें कौन सा प्रागण भी हो सकता है, स्वपरागण भी हो सकता है। इसके अलावा इस पादप में आनुवंशिक विविधताएं अधिक होती है। आनुवंशिक विविधताएं अधिक होती है। तो आनुवंशिक विविधताएं अधिक होती है, तो इन सभी कारण से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था, उद्यान मटर को चुना था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर के ऊपर 1856 से 1863 तक कर लिए थे। उसके पश्चात उन्होंने फरवरी 1865 के अंदर, कब, फरवरी 1865 में अपने प्रयोगों को उन्होंने ब्रूम सोसाइटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था। ब्रूम सोसाइटी, तो ब्रूम सोसाइटी के सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात उनके प्रयोगों का प्रकाशन जो हुआ था सन 1866 में। 1866 में ब्रूम सोसाइटी ने उनके प्रयोगों का प्रकाशन किया, लेकिन फिर भी मेंडल के कार्यों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और जनवरी 1884 के अंदर मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु तक किसी को कुछ नहीं पता था कि मेंडल ने कुछ किया भी है क्या। लेकिन इनके कार्यों को पुनः कब देखा गया, सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए थे, हुगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन सेरमेक। उसके पश्चात मेंडल के कार्यों का पुनः क्या हुआ, सत्यापन हुआ। ठीक है, लेकिन अब अपन देखते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के द्वारा मेंडल ने अपने 3 वंशागति नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 वंशागति नियम। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का कह दो, और तीसरा है स्वतंत्रता अप्यून का नियम। तो नियम कैसे निकाले, तो नियम निकालने के लिए उन्होंने 2 संकरण प्रयोग किए थे, एक जीनी या एकल संकरण, एकल संकरण या एक जीनी वंशागति की। तो देखो, एकल संकरण या एक जीनी वंशागति क्या होती है। एकल संकरण या एक जीनी वंशागति किसे कहा जाता है, एकल, यानी पादप के किसी एक ही लक्षण को लेकर अगर संकरण प्रयोग करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एकल संकरण या एक जीनी वंशागति। तो पादप के एक ही लक्षण को, तो लक्षण जैसे मान लो कल अपने 7 जोड़ी प्रेसी लक्षण निकाले थे,
तो उनमें से किसी, जैसे मान लो पादप की लंबाई ले ली या फली का आकार ले लिया या बीज का रंग ले लिया, कोई भी एक लक्षण लेकर अगर संकरण प्रयोग करवाया जाता है तो उसको कौन सा संकरण कहा जाएगा? एकल संकरण। ठीक है, अब एकल संकरण के प्रयोग में मेंडल ने क्या किया, एक तो लिया लंबा पादप, इन्होंने लंबेपन को लक्षण को लिखा लंबा, और एक लिया बोना। एक तो लिया लंबा पादप और एक कौन सा पादप लिया? लंबा पादप लिया। लंबेपन को लक्षण को अपन दर्शाते हैं कैपिटल टी से और बोनेपन को दर्शाते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, तो एक लंबा और एक बोना पादप लिया, इन पादपों में उसने क्या करवाया? संकरण करवाकर F1PD निकाली। कैसे निकाली? आश्रित विभाजन के द्वारा एलील के युग्म क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात युग्मकों का संलयन होता है। कौन सी पीढ़ी आ गई? F1PD। क्लियर? क्या किया मैंने कि एक जिनी वंशागति के अंदर एक ही लक्षण, और लक्षण कौन सा लिया? लंबाई का लिया। तो एक तो उन्होंने लंबा पादप लिया और एक कौन सा पादप लिया? बोना पादप। इन पादपों में उसने क्या करवाया? संकरण करवाया। तो संकरण करवाकर उसने कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर ली? F1PD। F1PD में उन्होंने देखा कि सारे के सारे पादप कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, यानी कोई भी पादप क्या नहीं होता? बोना नहीं होता। तो अब इस F1PD के पादपों में उन्होंने क्या करवाया? स्वपरागण करवाया। क्या करवाया F1PD के पादपों में? स्वपरागण। तो जब उन्होंने F1PD के पादपों में स्वपरागण करवाया तो फिर F1PD के दो पादप ले लिए उन्होंने, और F1PD के दो पादप लेने के पश्चात अलग अलग हो गए। और F1PD से उन्होंने कौन सी पीढ़ी निकाली? F2PD। क्लियर? तो F1PD में उन्होंने क्या करवा दिया? स्वपरागण करवा दिया। स्वपरागण करवाकर कौन सी पीढ़ी निकाली उन्होंने? F2PD निकाली। अब अपन इस F1PD का जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप और दूसरा है फिनोटाइप। सबसे पहले बात आती है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, यानी जीन पर रूप और लक्षण पर रूप होते क्या है। तो जीन पर रूप जो लक्षणों का निर्धारण करता है वो तो कौन सा रूप कराएगा? जीन पर रूप कराएगा, और जो लक्षण बाह्य रूप से प्रकट होते हैं वो क्या कराएगा? फिनोटाइप कराएगा। तो अगर अपन मेंडल की एक जीनी वंशागति का जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं तो क्या होता है? तो देखो यहां से क्वेश्चन बनने वाला है कि मेंडल की एक जीनी वंशागति का जीनोटाइप क्या है, एक जीनी वंशागति का फिनोटाइप क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कौन सा है? तो एक इसमें कैपिटल टी, एक और कौन सी कंडीशन है इसमें? कैपिटल टी स्मॉल टी, और कौन सी कंडीशन है? स्मॉल टी। इसके अलावा कोई कंडीशन है इसमें? कोई कंडीशन नहीं है। अब अपन देखते हैं कि कैपिटल टी कितनी बार है। तो कैपिटल टी एक बार है, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? दो बार है, दो। और स्मॉल टी कितना है? एक बार है। तो मेंडल की एक जीनी वंशागति का अगर आपको क्या पूछा जाए? जीनोटाइप पूछा जाए तो आप हमेशा क्या बताओगे? 1:2:1। क्लियर? क्या पूछा जाए कि मेंडल की एकल संकरण या एक जीनी वंशागति का जीनोटाइप क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 1:2:1। ठीक है। दूसरे इसमें फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को देखते हैं तो आपको पता होगा कि फिनोटाइप के आधार पर बता सकते हैं कि कैपिटल टी किसको शो कर रहा है? लंबेपन के लक्षण को। स्मॉल टी किसको प्रकट कर रहा है? बोनेपन को। जबकि कैपिटल स्मॉल टी किसको प्रकट कर रहा है? लंबेपन को प्रकट कर रहा है, क्योंकि सारे पादप कैसे थे? लंबे थे। तो अपन अनुपात देखते हैं इसमें, लंबा अनुपात बोना। कौन सा अनुपात देखेंगे? लंबा अनुपात बोना। तो इसमें देखो कितने पादप लंबे? बताओ ये पादप कैसा है? लंबा होगा। ये पादप भी कैसा होगा? लंबा होगा। ये पादप भी कैसा होगा? लंबा। और ये पादप कौन सा होगा इसमें? बोना। ठीक है। तो लंबे और बोने का अनुपात क्या हो गया? तो कितने पादप लंबे हैं? 1 2 3। 3 पादप लंबे हैं, एक पादप कैसा है? बोना है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के एक जीनी वंशागति का फिनोटाइप क्या होता है तो आपका आंसर होगा 3:1। क्लियर? तो अगर आपको एक जीनी वंशागति का जीनोटाइप पूछा जाए या एक जीनी वंशागति का फिनोटाइप पूछा जाए
तो आपका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए कि जीनोटाइप है 1:2:1 और फिनोटाइप है 3:1। कैसे आया? क्लियर। इसके बाद में मेंडल ने क्या किया कि अपने एक जीनी वंशागति या एकल संकरण प्रयोग से अपने वंशागति के दो नियम दिए थे। एक क्वेश्चन यही भी बन गया अपना कि एकल संकरण प्रयोग के द्वारा या एक जीनी वंशागति के प्रयोग के द्वारा मेंडल ने अपने कौन से दो वंशागति नियम दिए थे? तो बताओ कौन से दो वंशागति नियम दिए थे? तो इन्होंने दो नियम दिए थे। एक तो था प्रभाविता का नियम और दूसरा था या विसंयोजन का नियम। बताओ क्या कहते हैं ये नियम? प्रभाविता का नियम क्या कहता है और पृथक्करण या विसंयोजन का नियम क्या कहता है? तो आपका क्वेश्चन बन गया कि एकल संकरण से मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे? प्रभाविता, पृथक्करण, और अगर आपका तीसरा नियम और स्वतंत्रता अपीयन का तो नहीं है तो कौन सा देगा? स्वतंत्रता अपीयन का नियम नहीं है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो आप यही इसी चीज में ध्यान देना, प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब मेंडल ने एक लंबे और एक बौने पादप के बीच में संकरण करवाया, तो लंबे और बौने पादप के बीच में संकरण करवाता है तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में बौनेपन का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता और सारे के सारे पादप भी कैसे होते हैं? लंबे पादप प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि बौनेपन के ऊपर प्रभावी कौन है? लंबेपन का लक्षण प्रभावी है। तो बौनेपन के ऊपर अगर लंबेपन का लक्षण प्रभावी है तो कौन सा नियम कहलाएगा? प्रभाविता का नियम कहलाएगा। क्लियर? तो बौने के ऊपर लंबेपन का लक्षण प्रभावी है, कौन सा नियम बन गया? प्रभाविता का नियम। सिंपल सी बात थी कि जब उन्होंने लंबा और बौना पादप लिया था तो बौने पादप के ऊपर F1 पीढ़ी के अंदर लक्षण किसके प्रकट हुए? प्रभावी लक्षण किसके? लंबे के। तो कौन सा नियम बन गया? प्रभाविता का। दूसरा था पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। तो देखो पृथक्करण या विसंयोजन का नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि जब संकरण की क्रिया में, अगर यहां संकरण हो रहा है कि संकरण की क्रिया में जब अलील या जोड़ा भाग लेता है अलील, तो अलील के दोनों युग्मक क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। देखो कैपिटल टी दोनों अलग अलग हो गए, स्मॉल टी दोनों क्या हो गए? अलग अलग। तो युग्मकों के जो अलील के जो युग्मक है वो कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर अलग अलग संततियों का, देखो इस कैपिटल टी ने एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में अलग अलग संततियों का निर्माण किया, फिर इस कैपिटल टी ने एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में अलग अलग संततियों का निर्माण किया। तो युग्मक अलील के युग्मक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और अलग अलग होकर अलग अलग संततियों का निर्माण करते हैं। तो वही कौन सा नियम कहलाता है? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहलाता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि इस कैपिटल टी ने कोई संतति बना ली या इस स्मॉल टी ने कोई संतति बना ली, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये नियम क्लियर है कि दोबारा परिभाषा देखना कि जब संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले जो अलील होते हैं, अलील के युग्मक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और अलील के युग्मक अलग अलग होकर अलग अलग संततियों का निर्माण करते हैं। तो उसे कौन सा नियम कहा जाता है? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। क्लियर? तो इस एकल संकरण या एक जीनी वंशागति से मेंडल ने अपने वंशागति के कितने नियम निकाल दिए? दो नियम निकाल दिए। कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। क्लियर? अब इसमें देखते हैं प्रभाविता का नियम का कोई अपवाद भी है क्या? बिल्कुल है जी। तो प्रभाविता का नियम का अपवाद क्या है? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेंडल के कौन से नियम का अपवाद नहीं है? तो कौन से नियम का? पृथक्करण के नियम का देखो कोई अपवाद नहीं है, जबकि स्वतंत्रता अपीयन नियम का भी अपवाद है और प्रभाविता का नियम भी अपवाद है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रभाविता का नियम का अपवाद क्या है। प्रभाविता के नियम का अपवाद एक तो अपूर्ण प्रभाविता और एक है सह प्रभाविता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। क्या है अपूर्ण प्रभाविता? तो नाम से पता चल रहा है अपूर्ण, पूरी नहीं है, कहने वाला अधूरी है। अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता में तो कोई एक लक्षण प्रभावी हो रहा था और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों के बीच में संकरण करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में किसी भी पादप के लक्षण का प्रभावी न होकर कोई तीसरा नए लक्षण प्रकट होता है तो उसे कौन सा नियम कहा जाएगा?
अपूर्ण प्रभाविता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? अपूर्ण प्रभाविता। क्यों? क्योंकि जब दो के बीच में अपन संकरण करवा रहे हैं, दोनों के लक्षण ही पड़ता, वीडियो प्रकट नहीं हो रहा, तीसरा नया लक्षण आ रहा है, इसका मतलब प्रभावित उन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, तो कौन सा बन जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। जैसे श्वान पुष्प अपन देखते हैं, फोरोक्लोक प्लांट जो होता है, मिराकुलस जिलाबा इसका एग्जांपल है। तो इसमें देखते हैं, देखो एक लाल पुष्प वाला और एक सफेद पुष्प वाला, कौन कौन सा? एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प वाले पादपों के बीच में क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। जब मान लो इनके बीच में अपन संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में देखो क्या होता है, तो युग्मक क्या हो गए? अलग अलग हो गए, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। युग्मों का सलन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सी पीढ़ी आ गई अपने पास? F1 पीढ़ी आ गई। कौन सी पीढ़ी आ गई? F1 पीढ़ी। क्लियर? अब इस F1 पीढ़ी की जो पादप है वो देखो न तो लाल है ना सफेद है, इस F1 पीढ़ी के पादप होते हैं गुलाबी रंग के। कौन से रंग के हैं? गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जब लाल और सफेद पुष्पों के बीच में अपन ने संकरण करवाया तो ना तो देखो F1 पीढ़ी में लाल वाला प्रकट हुआ, ना ही सफेद वाला प्रकट हुआ, और तीसरा नया लक्षण कौन से पुष्प आ गए? गुलाबी रंग के पुष्प आ गए। तो इसके कारण से अपन इसको कौन सा प्रभावी कहा? अपूर्ण प्रभावी। तो किसका अपवाद बन गया ये? प्रभाविता। क्योंकि प्रभावी में क्या कह रहा था कि जब सफेद और लाल में अपन संकरण करवाए तो कोई एक लक्षण प्रकट होना चाहिए था, या तो लाल वाला या सफेद वाला, लेकिन इसमें तो दोनों ही नहीं है। इसका मतलब ये गुलाबी रंग वाला आने का मतलब है कि पुष्प कैसा है? अपूर्ण प्रभावी है। ठीक है, लक्षण कौन सा है? अपूर्ण प्रभावी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण करवाएंगे तो क्या होता है, देखो स्वपरागण कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कौन सी पीढ़ी आ गई अपने पास? F2 पीढ़ी या द्वितीयक पीढ़ी। क्लियर? तो F2 या द्वितीयक पीढ़ी अपने प्राप्त कर ली। अब देखो इसके अंदर सारे पुष्प प्राप्त हो रहे हैं, अपने पास लाल भी आ रहा है, गुलाबी भी आ रहा है और सफेद भी आ रहा है। तो अब अपन इसका जीनोटाइप, अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता के पहले अपन देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो अगर अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप देखा जाए तो आप ध्यान देना, जीनोटाइप कैपिटल आर अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर अनुपात स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो कितनी बार है, तो कैपिटल आर कितनी बार है? एक बार है। कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार है? दो बार है। और स्मॉल आर कितनी बार है? एक बार है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। किसका? अपूर्ण प्रभाविता का क्या? जीनोटाइप। अगर इसका फिनोटाइप पूछा जाए तो ये पुष्प कौन सा है? लाल। ये कौन सा है? गुलाबी है। लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफेद। देखो लाल कितने हैं? केवल एक ही है, एक। गुलाबी कितना है? ये भी गुलाबी है, ये भी गुलाबी है, दो। और सफेद कितना है? एक ही, एक। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप क्या होगा, तो सेम आ रहा है, देखो 1:2:1। तो अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप पूछा जाए या फिनोटाइप पूछा जाए, अनुपात सेम है इसका, 1:2:1। क्वेश्चन आता है निम्न में से किसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात समान होता है? सहप्रभाविता दे दिया, प्रभाविता दे दिया, या एकल संकरण दे दिया, या द्विसंकरण दे दिया, और एक ऑप्शन में डाल दिया आपका अपूर्ण प्रभाविता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या है? समान है। कितना है? 1:2:1 है। कैसे आया? क्लियर? और ये अपूर्ण प्रभाविता किसका अपवाद है? मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है। क्लियर? इसके बाद में अपन देखते हैं सहप्रभाविता। क्या होता है सहप्रभाविता?
सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, जब कोई जीन एलील संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो दोनों के लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं, तो लक्षणों का साथ साथ प्रकट होना ही क्या कहलाता है? सहप्रभाविता कहलाता है। प्रभाविता में क्या था? दो में से कोई एक लक्षण का प्रभावी होना प्रभाविता था। अगर दोनों ही लक्षण प्रकट न होकर तीसरा नया लक्षण प्रकट होता है तो अपूर्ण प्रभाविता। और अगर दोनों में से कोई भी लक्षण प्रभावी न होकर दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? सहप्रभाविता कहेंगे। ठीक है, और सहप्रभाविता का सबसे बेटर एग्जाम्पल है मानव रुधिर वर्ग एबी। ठीक है, सहप्रभाविता का एग्जाम्पल क्या होगा? मानव रुधिर वर्ग। कैसे होगा मानव रुधिर वर्ग? अब आपको पता होगा कि मानव रुधिर वर्ग जो है तो रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली एक जीन होती है और उस जीन को कहते हैं आई जीन। कौन सी जीन होती है? मानव रुधिर वर्गों का निर्धारण कौन सी जीन करती है? आई जीन करती है। इस आई जीन में 3 जीन एलील होते हैं। कितने जीन एलील होते हैं? 3। कौन कौन से? आई ए, आई बी और आई आई। ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हैं? सहप्रभावी पढ़ रहे हैं। परिभाषा क्या होगी कि जब संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले एलील में से एलील के दोनों युग्मक क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में दोनों के लक्षण क्या होते हैं? साथ साथ प्रकट होते हैं। कोई सा भी लक्षण प्रभावी नहीं होता है, तो लक्षणों का साथ साथ प्रकट होना ही क्या कहलाता है? सहप्रभाविता कहलाता है। सहप्रभाविता का एग्जाम्पल क्या है? मानव रुधिर वर्ग। मानव रुधिर वर्गों का जो निर्धारण होता है एक जीन जिसका नाम है आई जीन। इस आई जीन में 3 जीन एलील है। कौन कौन से? आई ए, आई बी और आई आई। अब इसमें क्या होता है कि आई ए और आई बी जो जीन एलील है ये एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, कि आई ए और आई बी जीन एलील क्या करती है? विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है, जबकि आई आई जीन एलील किसी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर रही है, किसी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण नहीं करती। इसका मतलब आई ए और आई बी जो जीन एलील होते हैं वो आई आई के ऊपर दोनों ही क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? आई ए और आई बी जो जीन एलील होते हैं आई आई के ऊपर प्रभावी होते हैं, लेकिन आई ए और आई बी जो जीन एलील है ये दोनों ही विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से इन दोनों के लक्षण एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होते? प्रभावी नहीं होते। और इन दोनों के लक्षण एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं होने के कारण से दोनों के लक्षण क्या होते हैं? साथ साथ प्रकट होते हैं। तो दोनों के लक्षणों का साथ साथ प्रकट होना ही क्या कहलाता है? सहप्रभाविता कहलाता है। क्लियर? कि आई जो जीन है इसमें 3 जीन एलील है, जिसमें आई आई जीन एलील किसी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण नहीं करती, जबकि आई ए और आई बी विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है। यह प्रोटीन का निर्माण करने के कारण से दोनों क्या होती है? आई आई के ऊपर प्रभावी होती है, जबकि आई ए और आई बी एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होती? प्रभावी नहीं होती। तो इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं? साथ साथ प्रकट होते हैं। तो लक्षणों का साथ साथ प्रकट होना ही क्या कहलाता है? सहप्रभाविता कहलाता है। तो मानव रुधिर वर्गों का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है? तो अपन देखते हैं कि मानव रुधिर वर्गों के अंदर 3 जो जीन एलील है ये 6 प्रकार की जीनी संरचना का निर्माण करते हैं, और ये 6 प्रकार की जीनी संरचना 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का क्या करती है? निर्धारण करती है। तो किस प्रकार से मानव रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है कि ये 6 प्रकार की जीनी संरचना कैसे बनाती है और किस प्रकार से 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है? तो टॉपिक है अपना मानव रुधिर वर्गों का निर्धारण कैसे होता है।
देखिए जनक ए और जनक बी, यानी एक माता और एक पिता, ठीक है। जेनी संरचना क्या बनने वाली है, उस जेनी संरचना से रुधिर वर्ग क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है अभी कि मानव के अंदर क्या होता है कि युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, और इनमें नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इन शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, और ये इस युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से नवजात शिशु का निर्माण होता है। तो इसमें एक तो अलील किससे आएगा, माता से, और एक किससे आएगा, पिता से। तो एक को मान लेते हैं जनक ए और एक को मान लेते हैं जनक बी। अब जीन संरचना क्या बनेगी, रुधिर वर्ग क्या होगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, मान लो उन तीन जीन अलील में से अगर जनक ए से अपने पास आ गया आई ए, ठीक है, जबकि जनक बी से आ गया अपने पास आई ए, ठीक है, यानी माता से भी आई ए आ रहा है और पिता से भी आई ए आ रहा है। तो जीनी संरचना क्या बन गई, आई ए बन गई, ठीक है। तो रुधिर वर्ग क्या बनने वाला है, रुधिर वर्ग बनेगा यहाँ ए, क्योंकि दोनों ए है तो ए तो क्या है, प्रभावी है, ठीक है। तो रुधिर वर्ग क्या बन गया, ए बन गया। तो ये तो पहली कंडीशन कि पिता से भी ए और माता से भी ए आई, तो जीनी संरचना आई है और रुधिर वर्ग क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो पिता से आ जाए आई ए, पिता हो माता हो, एक से आई ए आ जाए और एक से आई आ जाए, तो जीनी संरचना क्या बनने वाली है, आई ए आई, क्या बनेगी जीनी संरचना, आई ए और आई बनेगी। और रुधिर वर्ग क्या बनने वाला है, क्योंकि अपने को पता है कि आई ए जो है आई के ऊपर प्रभावी होता है, तो रुधिर वर्ग भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। क्लियर, एक जनक से ए आए और एक से आई है, जिन्हें संरचना आई बन गई। आई ए के ऊपर कौन प्रभावी है, आई ए प्रभावी है, रुधिर वर्ग क्या बना, ए बन गया। क्लियर, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं, अगर मान लो जनक ए से आ गया आई बी और जनक बी से भी आ गया आई बी, जीन अलील बन गया, जीनी संरचना बन गई आई बी, क्या बन गई जीनी संरचना, आई बी। पता है आई बी है तो रुधिर वर्ग क्या बनने वाला है, बी बनने वाला है, सिंपल सी बात है। क्या बन गया, रुधिर वर्ग बी बन गया। क्लियर, तो ये थी तीसरी स्टेप। चौथी कंडीशन में अपन देखते हैं, अगर मान लो जनक ए से तो आ गया क्या, आई बी, आप उल्टा करके देख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं आप टेंशन में आ जाओ कि इसमें साहब बी से ही आई क्यों आ रहा है, आप यहां से भी आई ले सकते हो, यहां आई भी ले सकते हो, ठीक है। अगली कंडीशन में इसमें आ गया आई, जीनी संरचना क्या बनेगी, आई बी आई। अब अपन ने पीछे पढ़ा था कि आई बी आई के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या करते हैं, विशेष प्रकार के प्रोटीन बना रहे थे, आई कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था, तो इसके ऊपर प्रभावी थे, तो जीनी संरचना क्या बनेगी, इसमें बी ही बनेगी। क्लियर, क्योंकि आई के ऊपर कौन प्रभावी है, बी प्रभावी है, तो जीनी संरचना आई और आई बी से रुधिर वर्ग क्या बना, बी बन गया। पांचवी कंडीशन अपन देखते हैं, अगर माता से या जनक ए से तो आ रहा है आई ए, और अगर पिता से आ रहा है आई बी या जनक बी से आ रहा है बी, तो जीनी संरचना क्या हो गई, आई ए आई बी हो गई, ठीक है। तो जीनी संरचना आई और आई बी है, इसका मतलब ना तो ए प्रभावी है ना बी प्रभावी है, दोनों के लक्षण साथ प्रकट होने वाले, तो रुधिर वर्ग क्या बनने वाला है, ए बी बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ए बी बनेगा। और छठवीं कंडीशन में अपन देखते हैं कि जनक ए से आ रहा है आई, जनक बी से भी आ रहा है आई, जीनी संरचना क्या बनेगी, आई, और रुधिर वर्ग क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इस तरह से मानव में जीनी संरचना तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन रुधिर वर्ग कितने बने, 1 2 3 और 4। क्लियर, अब आपके यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो सिंपल सी सारणी से बन सकता है अपना कि मानव में कितनी जीनी संरचना पाई जाती है, रुधिर वर्ग में कितनी जीनी संरचना पाई जाएगी, तो कितनी पाई जाएगी, 6 जीनी संरचनाएं, ठीक है। कितने रुधिर वर्ग, 4 रुधिर वर्ग। अब इसमें अपन देखते हैं कि रुधिर वर्ग एक ही जीनी संरचना में से है या नहीं है,
तो IA और II ये दोनों ही किसकी जिनी संरचना है? ए की है। ये दोनों जिनी संरचनाएं किसकी है? बी की। I और IB किसकी होगी? AB की। और II किसकी होगी? O की होगी। तो इस तरह से मानव रुधिर वर्गों का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। और रुधिर वर्गों का निर्धारण करने के लिए कौन सी जीन सहायक होती है? I जीन, जिसमें कितने जीन एलील है? 3 जीन एलील, जो कितनी जिनी संरचना का निर्माण करते हैं? 6 जिनी संरचना। और कितने रुधिर वर्ग बनते हैं? 4 रुधिर वर्गों का निर्माण हो जाता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आप सोचना कि देखो, एक बार वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने कॉफी और पेन साथ में रखें और एक बार पूरा समझने के पश्चात दोबारा आपको वीडियो को स्टार्ट करने के बाद में आप क्या करना है? अपनी कॉफी के अंदर इसको ऐड करते जाना है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी पिता का रुधिर वर्ग, अगर किसी संतति के पिता का रुधिर वर्ग क्या है? ए है, और माता का रुधिर वर्ग क्या है? बी है। क्या है कंडीशन?